हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजंस। ओके, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट, संक कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट एट्सेट्रा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले काफ़ी सारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। देखिए, अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन हम लोग कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, एज वी हैव डिस्कस्ड, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट मेन फंक्शन इज डिसीजन मेकिंग अंडर वेरियस कंडीशंस। देखो, मैनेजमेंट का क्या काम होता है? वेरियस ऑल्टरनेटिव्स या वेरियस कंडीशंस के अंदर डिसीजंस लेना। ठीक है, For this purpose, the knowledge of the following classification of the cost will be useful. तो कौन कौन सी ऐसी कोस्ट है जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में? तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में, वो कौन कौन सी कोस्ट हैं? ठीक है, सबसे पहले देखिए मार्जिनल कोस्ट। मार्जिनल कोस्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक टेक्निक भी है हमारी कोस्टिंग की। मार्जिनल कोस्ट जो है टोटल होता है वेरिएबल कोस्ट का। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, मार्जिनल कोस्ट में ओनली वेरिएबल कोस्ट को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यानी कि टोटल ऑफ वेरिएबल कोस्ट मतलब प्राइम कोस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स को देखा जाता है। प्राइम कोस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कोस्ट। यानी कि मार्जिनल कोस्टिंग में हम लोग जो है फिक्स कोस्ट को अलग और वेरिएबल कोस्ट को अलग करके वेरिएबल कोस्ट पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। कॉन्सिडरेशन में वेरिएबल कोस्ट को देखा जाता है। जबकि एक याद होगा, मैंने आप लोगों को वीडियो में करवाया था, एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग होता है जिसको हम लोग फुल कोस्टिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों को ही चार्ज करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखिए, फिक्स कॉस्ट आर इग्नोर्ड एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग अगर मेथड है तो सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आती है हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट, इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखो, आउट ऑफ पॉकेट यानी कि जो आप पेमेंट दे रहे हैं आउटसाइडर्स को, कैश की फॉर्म में पैसे जा रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट, पॉकेट से बाहर पैसे जा रहे हैं, वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होगा। जैसे दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स पेमेंट्स टू आउटसाइडर्स, यानी कि दैट इज गिव राइज टू कैश एक्सपेंडिचर एज अपोज टू सच कॉस्ट। अब डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का अपोजिट है। क्या डेप्रिसिएशन में हमारा कैश बाहर जाता है? नो। तो ध्यान रखना, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब जिसमें हमारा कैश एक्सपेंडिचर हो रहा है, हम अपनी पॉकेट में से पेमेंट दे रहे हैं आउटसाइडर को, और इन्होंने बोला ये इस किसके अपोजिट है? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। ठीक है, क्योंकि विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश एक्सपेंडिचर। ये जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है वेरी यूजफुल रहती है जब हम प्राइस फिक्सेशन करते हैं ड्यूरिंग रिसेशन। देखो, बिजनेस साइकिल जो ट्रेड साइकिल है हमारे, उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो जनरली जो है ये वाली कॉस्ट हमारी काफ़ी यूज़फुल रहती है प्राइस फिक्सेशन में ड्यूरिंग रिसेशन। और व्हेन मेक और बाय डिसीजन इज़ टू बी मेड, मेक और बाय मतलब कि हम खुद से उस प्रोडक्ट को बनाएंगे या फिर उसको बाहर से परचेज करेंगे, इस टाइप से। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट हम सारी पढ़ रहे हैं जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंशियल कॉस्ट की, डिफरेंशियल देखो, द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और पैटर्न और मेथड ऑफ प्रोडक्शन और चेंज इन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि अगर बाय चांस मान लो आपने एक्टिविटी का लेवल चेंज कर दिया, कोई पैटर्न चेंज कर दिया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया, या किसी अल्टरनेटिव को चेंज कर दिया, और इसकी वजह से आपकी कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, चेंज आ रहा है आपकी कॉस्ट में, तो इसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट बोलेंगे। देखो, मार्जिनल कॉस्ट अलग है, उसमें आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कितना कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, वो अलग चीज़ है। ठीक है,
यानी कि नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट आती है। बट यहाँ पे अगर आपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया, कोई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर दिया, इस टाइप से, ठीक है। अब ये चेंज हमारा इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ द चेंज इंक्रीजेज द कॉस्ट इट विल बी कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ध्यान रखना, अगर जो आपने चेंज किया है उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है तो इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे, और अगर चेंज की वजह से कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है तो इसको डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहेंगे। आपने इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल को अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है देखो संक कॉस्ट। संक होता है, देखो हम कहते हैं ना किसी चीज़ का डूब जाना, यानी कि जो हो चुकी है। देखिए संक कॉस्ट का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में समझिए। संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पास्ट पे इंकर हो चुकी है, अब आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जनरली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उससे रिलेटेड है। देखिए संक कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको हम अल्टर नहीं कर सकते हैं, एंड हैज़ टेकन प्लेस इन पास्ट, और स्पेशली, वैसे तो हो सकती है दूसरे यूजेस के लिए, बट स्पेशली फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कैसे, वंस द लैंड इज परचेज्ड, बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड एंड मशीनरी इज इंस्टॉल्ड, देन यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्री साइट। देखो लैंड आपने परचेज कर ली, उस पर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया और उस पर मशीनरी को इंस्टॉल कर लिया, देन यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट्री साइट, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग एंड टू चेंज द मशीनरी इमीडिएटली इफ इट इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब ये क्या बन जाती है, सो दीज बिकम संक कॉस्ट। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर हो जाएगा, चेंज नहीं कर सकते। द संक कॉस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी चेंज्ड बाय द डिसीजन लेटर ऑन। ये नहीं है अगर आपने एक बार बिल्डिंग खड़ी कर दी या मशीनरी इंस्टॉल कर दी तो आप इसको बाद में चेंज कर सकेंगे, नो, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट है ना। Hence the sunk cost becomes irrelevant for decision making in the future course of action। यानी कि sunk cost future course of action के लिए decision making में help नहीं करती है। So the analysis of this cost is very very helpful to the management to know how future cost will differ under alternative course of action। तो पहले ही ये जरूरी हो जाता है कि इसका एनालिसिस अच्छे से किया। कॉस्ट क्या होता है, इसका मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जिसमें एक्चुअल तो एक्सपेंडिचर होता नहीं है बट फिर भी हम इसको कंसीडर करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। जैसे कि अब मान लो आपको अपने बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। अब वो जो ऑनर है वो खुद की ही बिल्डिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है। बट अगर आप उसको रेंट पे लेते, यानी कि अगर आप बाहर से लेते तो आपको उस पर रेंट पे करना पड़ता, मतलब एक्चुअल में तो आपकी कॉस्ट हुई नहीं इंकर, बट इसको ट्रीट किया जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। सो देखिए अब दिस इज़ नॉट द एक्चुअल कॉस्ट बट एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ द एसेट। ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है बट एक्सपेक्टेड कॉस्ट है यूज़ ऑफ द एसेट की, एज द रेंट ऑफ ऑनर्स बिल्डिंग इज़ अ नॉशनल कॉस्ट, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपके पास खुद की बिल्डिंग ना होती ऑनर की तो उसे ऑब्वियस है बाहर से लेनी पड़ती है, उस पर रेंट देना पड़ता, तो ठीक है। ये क्या है, नोशनल कॉस्ट, नोशनल नहीं सॉरी इम्प्यूटेड कॉस्ट, ओके। क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, टेक्निकल वे की बात करें तो इम्प्यूटेड और नॉशनल में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। ये इम्प्यूटेड कॉस्ट की मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इट इज़ द अज्यूम्ड कॉस्ट हाइपोथेटिकल फॉर विच द बेनिफिट इज इंजॉयड बाय द फर्म, जिसका बेनिफिट फर्म इंजॉय कर रही है विदाउट इंक्रिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यानी कि अब आप बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपकी खुद की है, बट अगर आप इसको बाहर से लेते तो आपको रेंट पे करना पड़ता, ठीक है। तो ये वाली कॉस्ट सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए कैलकुलेट की जाती हैं, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इज़ द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फोरगोन इन एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। अब आपके पास देखो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आपके पास 3-4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। आप उसमें से एक ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो दूसरे का बेनिफिट है तो आपको वो फोरगो करना ही पड़ेगा, यानी कि वो आपको बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा, तो यही होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द अपॉर्चुनिटी फोरगोन। इफ द फंड्स हैव बीन यूज्ड इन द बिजनेस देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बैंक इंटरेस्ट द फंड्स हैव अर्नड इफ डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपके पास पैसे हैं,
ओके। आप या तो उसको अपने बिजनेस में लगा सकते हैं खुद के, ठीक है, या फिर आप उसको बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब बैंक में आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इसको अपने बिजनेस में यूज़ कर लिया। अब आपने इसको यूज़ कर लिया बिजनेस में, जो अब आपने कौन सा ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया है कि बैंक में आप इसको डिपॉजिट करवाएंगे। अगर आप इसको बैंक में डिपॉजिट करवाते तो आपको इंटरेस्ट मिलता, तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है कि आपका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। एक और है कि अगर मान लो यूज ऑफ ऑनर्स बिल्डिंग एज फैक्ट्री देन द रेंट फोरगोन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। इसको अब आपने जो इम्प्यूटेड कॉस्ट पढ़ा वो अलग चीज़ है, वो आपको एक्चुअली में अब इसमें क्या है कि आपने जो इसमें हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, इसको अलग वे से आप समझेंगे। इसमें देखो, जैसे मान लो अब ऑनर है, उसके पास बिल्डिंग है, ठीक है, अगर वो अपने बिजनेस में यूज़ करने की बजाय इसको बाहर रेंट पे देता, तो उसको मतलब किसी और को देता तो उसको रेंट मिलता, तो ये अल्टरनेटिव, ये अपॉर्चुनिटी छूट गया उससे, ये वाला बेनिफिट फोरगॉन हो गया, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो सिंपल लैंग्वेज में आप इसको, ये वाला एग्जांपल आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि अगर आप पैसे जो है या तो बैंक में डिपॉजिट करवा सकते थे या फिर आप आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये चीज़, ठीक है। अब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इट इज़ द करंट मार्केट कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसिंग एन एसेट, यानी कि एक जो आपकी ओल्ड एसेट है उसको अब आप रिप्लेस करते हो, यानी कि उसको रिप्लेस करने की अब करंट मार्केट कॉस्ट क्या है, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आएगा। इफ़ एन ओल्ड एसेट्स नीड रिप्लेसमेंट देन न्यू एसेट विल बी परचेज्ड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अब मान लो अब ओल्ड एसेट आपकी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, उसको रिप्लेसमेंट चाहिए, आप उसकी जगह जो नई खरीदेंगे, ऑब्वियस है अब आप करंट वाले प्राइस पे खरीदेंगे ना, ये तो नहीं है कि जो 10 ईयर्स बैक उसका प्राइस था, ऐसा नहीं होता। तो ये होगी आपके रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कन्वर्जन कॉस्ट इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि यही चीज़ें लगती है ना हमारी फिक्स्ड को, आपकी जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश में चेंज करने में। कन्वर्जन कॉस्ट दस इज अ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कॉस्ट एंड हेल्प्स टू चूज कोर्स ऑफ एक्शन अमंग द वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद है शट डाउन कॉस्ट। देखो शट डाउन कॉस्ट का क्या मीनिंग है, अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस द बिजनेस एक्टिविटीज आर सस्पेंडेड और पोस्टपोन टेम्परली। कुछ टाइम के लिए, कई मान लो हड़ताल हो गई है, कोई आपका लॉकआउट हो गया है, डिमांड, लैक ऑफ डिमांड हो गया है, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ को थोड़ा टाइम के लिए आपको रोकना पड़ता है या पोस्टपोन करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे पावर कट हो गया, रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, स्ट्राइक होगी, ठीक है। तो द कोस्ट विच शुड बी इंकर्ड इन द इवेंट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन, यानी कि थोड़ा टाइम के लिए जो सस्पेंड हुआ है, टेम्पररी सस्पेंशन के टाइम कुछ कॉस्ट तो ऐसी होंगी ही होंगी जो आपको इंकर करनी पड़ेंगी, ठीक है। कौन कौन सी, लाइक रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। अब रेंट और इंश्योरेंस है फैक्ट्री बिल्डिंग का, वो तो चाहे प्रोडक्शन हो भी ना रहा हो फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड के एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि वेदर टू क्लोज डाउन द बिजनेस, कि वो बिजनेस को ही बंद कर दें, या फिर टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन इवन इफ इट इज सफरिंग लॉस अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है हमारे डिप्रेशन जब आता है ना, डिप्रेशन स्टेज आती है उस टाइम, ठीक है। आई होप आपको शट डाउन कॉस्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल चीज़ वो होती है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल दैट कांट बी अवॉइडेड, ठीक है, यानी कि उसको एलिमिनेट आप कर सकते हो अवॉइडेबल को। अवॉइडेबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच कैन बी एलिमिनेटेड इफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट विद विच इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड इज डिसकॉन्टिन्यूड, यानी कि अगर मान लो कोई कॉस्ट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और वो डिपार्टमेंट आपने बंद कर दिया है, तो ऑब्वियस है आप उसको उससे डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट को एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ द स्टाफ विच इज़ एम्प्लॉयड इन दैट डिपार्टमेंट विच इज़ क्लोज डाउन। एक कोई डिपार्टमेंट है, सपोज ए डिपार्टमेंट, वहाँ का जो, उसको आपने डिपार्टमेंट ए को क्लोज कर दिया है, तो वहाँ का जो स्टाफ है अब उसको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी जो सैलरी है वो आपकी अवॉइडेबल कॉस्ट होगी, ठीक है। या ऐसा कोई प्रोडक्ट
जिसकी जो है जिसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया तो उसके लिए अब मटेरियल की कॉस्ट इंकर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें अनअवॉइडेबल की, देखो बट द फैक्ट्री विल वर्क एंड हैंस द रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग विल बी अनअवॉइडेबल। लेकिन देखो अब अगर आपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बंद किया, इसका मतलब पूरी फैक्ट्री तो नहीं बंद होगी ना, और डिपार्टमेंट्स तो काम करेंगे, तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस, बिल्डिंग का रेंट, ये सारी चीज़ें जो है अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस होगी अगर दूसरे प्रोडक्ट्स अभी भी चल रहे हैं और वर्क चल रहा है। इसीलिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट को अनएस्केपेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, जहाँ से आप एस्केप नहीं कर सकते हो। सो अनअवॉइडेबल कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज अनएस्केपेबल कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। Avoidable costs are helpful in managerial decision like whether to continue or eliminate a product or department. Avoidable cost आपकी हेल्प करती है ये देखने के लिए कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना है या आपने उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।